बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवाद और हमेशा की तरह मैं हूँ आपका होस्ट अजीम राना। हम वीकेंड के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं नए हफ्ते और नए दिन के साथ और नई होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहरबानो आपको वैसे वेलकम कहते हैं ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। और वैसे शहरबानो को भी आज बताते हैं कि आज आपका और हमारा सफर 2 घंटे का रहेगा हमारे व्यूवर समेत। तो वैसे अजीम ये कहते हैं कि अपने दिन का आगाज जो है वो अच्छे काम से करना चाहिए, तो जो लोग तो हमें देख रहे हैं वो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छी बात करें। अच्छी बात भी करते हैं और मैं तो हमेशा से अपने नाजरीन को ये भी बोलता हूँ कि आप दिन का आगाज मुस्बत सोच के साथ किया करें और जिस हाल में भी हो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें। तो हम भी आप तक अच्छी बात पहुंचाते हैं। अच्छी बात है जी, मुस्लिम मुफक्किर इब्ने रुशद की बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की। वो कहते हैं जहालत खौफ की तरफ ले जाती है, खौफ नफरत का बायस बनता है और फिर नफरत तशद्दुद का बायस बनती है। तो ये एक चेन रिएक्शन है शहरबानो, जो बहुत बड़ी बात है। इब्ने रुशद ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि इंसान को अपने अंदर हेट्रेड नहीं पालनी चाहिए। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ अजीम कि जो हेट्रेड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, यानी अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो इसके लिए आपको बड़ी हिम्मत चाहिए। तो यहाँ पर इब्ने रुशद बड़ा क्लियर फरमा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उस शख्स से खौफ ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है किसी से नफरत ना करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। उल्टा भी हो सकता है। उन्होंने बोला जी कि आप खौफ ना खाएं। जब आप खौफ खाते हैं तो आप नफरत खौफ के बाद फिर आप नफरत करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये चेन रिएक्शन इस तरह से लगता है कि जब आप फेयरफुल होते हैं ना, तो आप उस कैफियत में, ज़हनी कैफियत में नहीं होते कि आप किसी को सही तरह से ट्रीट कर सकें, या अगर आप किसी के साथ कॉम्पिटिशन में, जब आप खौफ में होते हैं तो फिर आप कम्पीट नहीं कर पाते, तो फिर आप नफरत करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, जब आप किसी को कम्पीट नहीं कर पाते, आप उसका मुकाबला नहीं कर पाते, तो आप उससे नफरत करते हैं। तो क्यों ना हम किसी की सक्सेस में खुश हों, हम मोहब्बत बांटें, हम प्यार बांटें और हम ख्वाब देखें। अजीम, ख्वाब देखें। बिल्कुल, ख्वाब देखने से पहले मैं एक बात बताऊं कि इब्ने रुशद के बारे में अपने नाज़रीन को थोड़ा बताएं भी कि इनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन मुफक्किरों में होता है और वो 1128 में मुस्लिम स्पेन के दारुल खिलाफा करतबा में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी तालीम करतबा में मुकम्मल की, जो मगरबी ममालिक में उस वक्त अलूम व फ़नून का सबसे बड़ा मरकज़ था। वो इब्तदाई ज़िंदगी में अजज़ो इनकसार और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर थे और तबन खामोश तबाह इंसान थे और वो अपने ख्यालात में रहते थे। और ये भी कहा गया है कि वो अपने ज़माने में मशहूर जो थे, वो बेहतरीन लिखारी थे, मुफक्किर थे। और अगर उनकी तबीयत की बात की जाए तो वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे। तो वैसे हम पे तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता, हम तो बहुत बातें करते हैं और हम तो गुफ्तगू बहुत करते हैं, बातें भी बहुत करते हैं और हम ख्वाब भी बहुत देखते हैं। और अब मैं जरूर बात करना चाहूंगा क्योंकि आज इंटरनेशनल ड्रीम डे भी है, तो इस हवाले से शहरबानो से तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा। हाँ जी शहरबानो, देखते हैं। बिल्कुल, मैं ख्वाब देखती हूँ और ख्वाब देखने से बिल्कुल पूरे होते हैं, यूं नहीं होते। मैंने ख्वाब देखा था कि मैं मॉर्निंग शो करूंगी और देखो मेरा ख्वाब आज पूरा हो गया। मैं आज मॉर्निंग शो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन मेरे अब्बू कहते थे बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए। तो अजीम, बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए। शहरबानो, ख्वाबों का तो आलमी दिन है। लेकिन मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपका भी आज ये ख्वाब पूरा हो गया। मेरा ख्वाब पूरा हो गया कि मैं बहुत बड़ी स्टार एंकर शहरबानो वान के साथ मुझे ये मौका मिला कि मैं जो है ये निशिस्त उनके साथ शेयर करूं और हम बैठकर मॉर्निंग प्रोग्राम होस्ट करें। तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी आल्सो। तो आपका भी ख्वाब पूरा हो गया। आपने कभी सोचा था कि आप अजीम के साथ बैठ के मॉर्निंग शो? सही बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज ये हो रहा है और ये ख्वाब की तकमील, कहते हैं ख्वाब पूरा हो रहा है, बिल्कुल पूरा हो चुका हुआ है। और मैंने मॉर्निंग शो का ख्वाब देखा था, अल्लाह ने आज मेरा ख्वाब पूरा कर दिया है। वैसे शहरबानो, आपको पता है हमारी टीम ने ना इंटरनेशनल ड्रीम डे के हवाले से बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट भी तैयार की। जी बिल्कुल, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, देखें। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वाबों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अफराद, कम्युनिटीज, कारोबारी इदारों और खानदानों को अपने ख्वाबों पर तवज्जो मरकूज करने और उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करने के लिए कुछ वक्त निकालने की तरगीब देना है। इस दिन का आगाज 2012 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद ने किया। किसी भी मंजिल तक रसाई की पहली सीढ़ी ख्वाब है, जो इंसान के अंदर ताकत, सब्र और दुनिया को बदलने का जज्बा पैदा करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं, कहां रहते हैं या आपके पास कितना पैसा है। सबसे अहम बात ख्वाहिशात और अहदाफ की तकमील और रोशन मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखना और इसे हकीकत में बदलने के लिए सख्त मेहनत और रियाजत करना है। ख्वाबों के हुसूल में सबसे बड़ी रुकावट मुस्तकबिल के चैलेंजेस की नाकामी का खौफ होता है, जिसका वाहिद हल साबित कदमी है। दुनिया में जितनी भी बड़ी इजादात हुई, उनका आगाज एक ख्वाब से हुआ और फिर मजबूत कुव्वत इरादी से वो हकीकत में बदल गई।
तो ये थी जी एक मुफस्सल रिपोर्ट हमने इंटरनेशनल ड्रीम डे के हवाले से तैयार की, और मैं तो अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि वो बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी शानदार रिपोर्ट्स बनाते हैं और जो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती है। तो शहर बानो, हमने तो आज क्लियर कट मैसेज दिया कि जी ख्वाब देखना चाहिए और ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन अजीम हकीकत में भी रहना चाहिए। इतने भी ख्वाबों की दुनिया में मत रहें कि आप हकीकत ही भूल जाएं। तो मुल्की सियासत पर नजर डालते हैं, हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद इंतखाबी महाज पर क्या पेशरफ्त हो रही है, पेट्रोल और बिजली महंगे होने के बाद महंगाई का तूफान कितनी शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और मुआशी अगर अदादो शुमार की बात की जाए तो कहां पर बातें जा रही हैं। जी बिल्कुल, और इस पर नजर डालते हैं, फिर हम बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे जी। नून लीग में बयानिए की जंग जारी, नवाज शरीफ जारहाना बयानिया छोड़ने से इनकारी। शहबाज शरीफ लीगी कायद को समझाने से आरी, लीगी रहनुमाओं को इनकलाबी बयानिया अपनाने में शदीद दुश्वारी। कराची से खैबर तक एक ही दोहाई, महंगाई ही महंगाई। अफराते ज़र से मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल हो गया। गरीबों की तादाद 9.5 करोड़ तक पहुंच गई। हुकूमत का 1 अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता करने का लॉलीपॉप। चेयरमैन पीटीआई के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पारा हाई। सियासी क़यादत को इलेक्शन से बाहर रखने पर तबाहकुन नताइज की धमकी देती। नाकिस अद्वियात का घिनौना कारोबार, जिंदगियों से खिलवाड़। लाहौर से सादिकाबाद तक जाली इंजेक्शन से मुताद्दिद शहरियों की जिंदगी तारीक। बुखार के गैर मयारी सिरप का धंधा अरूज पर। निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। सर्दी की दस्तक, वादी नीलम के पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी। चिल्लास और द्यामीर के सियाहती मकामात और पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। हर तरफ दिलकश मनाजिर। आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों की तूफानी एंट्री का इम्कान। तो ये थी जी आज की टॉप स्टोरीज, और बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। तो मुल्क में मौसम तो ठंडा हो रहा है, मगर सियासी माहौल मुसलसल गर्म होता दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद इंतखाबी महाज पर हलचल मची हुई है। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 दिन में उम्मीदवारों की फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। नून लीग में बयानिए की जंग जारी है। नवाज शरीफ इंतखाबी फतह के लिए जारहाना बयानिया लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, और पार्टी रहनुमा जो हैं उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई से गुरेज करने का मशवरा दे रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ सियासी बयाने पर नजरे सानी से इनकारी हैं, और इस वक्त तमाम तर तवज्जो जो है उनकी सियासत पर ही है। दूसरी जानिब अगर हम मईशत की बात करते हैं तो दिवालिया हो चुकी है। कराची से खैबर तक अवाम की एक ही दुहाई है कि हर तरफ महंगाई ही महंगाई है। अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। हुकूमत एक बार फिर बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर रही है। IMF के मुतालबे पर गैस की कीमतों में इजाफा होने का खदशा है। ये जो ओवरऑल सिचुएशन है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ आज सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेल, आप ठीक हैं? सर बात करेंगे हम मईशत की, तो अगर हम बात करें रुपए की कदर की वो बेहतर हो रही है। डॉलर नीचे जाता जा रहा है, मगर महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या वजह है? आम आवाम को कब रिलीफ मिलेगा? शेरबानो साहिबा, एक तो ये है कि एक अच्छी चीज़ अगर आप देखें पिछले 20-25 दिन में, तो जो रेट ऑफ द स्टेट है, हम हमेशा कहते हैं कि बड़ी कमज़ोर स्टेट है, कोई काम नहीं कर पाती, पर अगर आप ये देखें कि रेट ऑफ द स्टेट सिर्फ डॉलर की जो होर्डिंग हो रही थी या स्मगलिंग हो रही थी, या उसको इल्लीगल या इलिसिट कारोबार जो कि ग्रे मार्केट क्रिएट हुई थी, उसको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये तो इसमें दो आरा नहीं हो सकती कि ये करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल शुगर की होर्डिंग को अगर रोका गया, कराची में, नवाब शाह में, मैं अगले दिन भी सुन रहा था जो ऑपरेशंस किए गए, अगर आप उसमें भी देखें तो जो उसकी कीमत 200 रुपए थी वो 170 रुपए आ गई। आई डोंट मीन टू से कि इससे कोई अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ आ गया है, बिकॉज इस वक्त पिछले साल भी 25-28% इन्फ्लेशन थी। ये सेकंड ईयर रनिंग है जिसमें हम 20 से 25% इन्फ्लेशन देख रहे हैं जी। इसका बहुत बड़ा बोझ जो है वो अवाम, लो मिडिल इनकम अर्नर्स, मिडिल इनकम अर्नर्स और वल्नरेबल, ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इन पे बहुत ज्यादा पड़ा है। इसमें दो आरा नहीं। पर अगर रुपए की कदर इसी तरह वीक होती रहती तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत में, और दीगर चीज़ें, हम वीट भी बाहर से मंगवा रहे थे, एडिबल ऑयल भी बाहर से आता है, इन सब चीज़ों में जो फूड आइटम्स हैं, जो हमारी फार्मास्यूटिकल है, उसमें बहुत बड़ा असर आता। तो यू कैन थिंक अबाउट इट इन दिस वे कि जो इतनी बढ़ रही थी कीमत, उसमें कुछ
बढ़ने की शरह में रुकावट जो है वो दिखाई देना शुरू करेगी आने वाले दिनों में। बट आपने दूसरी बात बहुत अच्छी रखी कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेड कीमतें हैं ना, जो कि स्टेट खुद करती है, जिसमें एनर्जी में पेट्रोलियम प्राइसेस के अलावा दो इम्पॉर्टेंट कीमतें जो बहुत हर वक्त आपके घर में एक रोल प्ले करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में रोल प्ले करती हैं, गैस और बिजली। बिजली की मद में तो कई जगह पे चूंकि इंक्रीज आया है, बेस टैरिफ इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली टैरिफ 2-3 दिन पहले ही 3 रुपए 28 पैसे अगले 6 माह के लिए इंक्रीज हुआ। फ्यूल प्राइस बिकॉज दुनिया में बढ़ी है तो उसकी भी एक एडजस्टमेंट इस माह में भी आ रही है, सो इसमें कोई शक नहीं है। सर, इसमें आलमी बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि एक साल में मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गए हैं, और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 9.5 करोड़ तक पहुंच गई है पाकिस्तान में जो गुर्बत। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो कितना तशवीशनाक देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, कोई भी अगर पाकिस्तान में इस तरह की इन्फ्लेशन देखेगा और कोई भी पाकिस्तान में ये देखेगा कि जो शरह नमू है, यानी कि जो इकोनॉमी के बढ़ने का हुजम है, वो लास्ट ईयर प्रॉबेबली नेगेटिव था, या 0% के करीब था या नेगेटिव था, यानी कि इकोनॉमी सुकड़ रही थी, तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हो रही थी। और ऑफ कोर्स नौकरियां कम हुई हैं और कई स्टेजेस पे पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। सो इसको देखते हुए, और वल्नरेबल लोग बड़े क्विक होते हैं, जिनके घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए, कोई नौकरी चली जाए, वो फौरन जो शरह गुर्बत है उसकी सतह पे ऐसे चले जाते हैं कि वो एक अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये नंबर्स तो मीनिंगलेस हो जाते हैं उन लोगों के घरों में जब आप अपना बिजली या किराया या फूड या स्कूलिंग, ये 4 चीजें अगर आप पूरी ना कर सकें, इसमें कोई खाका नजीब साहब, अभी जिस तरह से हमने जिक्र किया, बल्कि आप भी ये बात कर रहे थे कि माफियाज के खिलाफ जो क्रैकडाउन अभी किया जा रहा है, मौजूदा गवर्नमेंट जो कर रही है, और वो यकीनन एक सही अमल भी है कि उससे कुछ रिलीफ तो मिला आवाम को, तो ये कहिएगा कि आर वी ऑन राइट ट्रैक नाउ? अब हम बहाली की जानिब जो सफ़र है वो शुरू कर दिया है हमने? अजीम, आई थिंक ये अब क्वेश्चन आगे का ही देखना चाहिए। ये आपने सही बात सामने रखी है। एक तो ये है कि ये हमने सिर्फ ये कहा है ना कि आप अगर कोई इलिजिटिमेट इलिसिट कारोबार कर रहे हैं तो स्टेट आपको ये काम नहीं करने देगी। अगर आप शुगर को होल्ड करके उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं गोदामों में रख के, तो ये काम नहीं करने देगी। रुपए की 2 मार्केट्स हैं, इंटरबैंक जो कि ऑफिशियल मार्केट है, एक एक्सचेंज कंपनीज की मार्केट अलाउड है अंडर द लॉ। अब आप ग्रे मार्केट में नो योर कस्टमर किए बगैर 350, 335, 340 का अगर रुपी वर्सेस डॉलर ट्रेड करेंगे, ये गलत बात है। इट इज नॉट अलाउड अंडर द लॉ। अब एक तो इसको कंसिस्टेंटली आगे चलाना है, पर फिर जिसको हम कहते हैं ना कि जो स्ट्रक्चरल, यानी कि स्ट्रक्चरल से आसान मतलब यह है कि जो काम ऐसे करने हैं जिससे पायदार तरीके पे पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है, पाकिस्तान की जो फॉरेक्स की सेटलमेंट्स हैं, पाकिस्तान का जो FBR की कलेक्शन है, और सबसे बढ़ के जो इस वक्त एक चीज़ अच्छी और दिखाई दे रही है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट टू GDP को बढ़ाने के लिए एक मैकेनिज्म, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कह लीजिए। बिल्कुल सर, ये देखना ये होगा कि क्या ये सारा मामला जो है ये आम आवाम को रिलीफ देगा या नहीं देगा। मेरा आपसे क्विक यही सवाल है कि इस सारी सूरत हाल में आम आदमी के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे कि वो इस महंगाई के दौर में कैसे मुकाबला करे, चीज़ों को कैसे मैनेज करे? क्योंकि हम तो ये भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिजली, गैस और बाकी चीज़ों पर मजीद टैक्स बढ़ने जा रहे हैं, पेट्रोल मजीद महंगा होने की पेशगोई की गई है, खदशा जाहिर किया जा रहा है। देखें, मतलब किसी के लिए भी, इवन आपके घर में, मेरे घर में, या लो इनकम अर्नर्स अगर कोई हैं उनके घर, एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि कंजर्वेशन और एफिशिएंसी। ये एनर्जी में ये 2 चीज़ें भी मिसिंग है। हमने बहुत सी बात की कि इम्पोर्टेड कीमतें बढ़ी हैं, हमारी अपनी एफिशिएंसी जो डिस्कोस की है, जनरेटिंग कंपनीज की है, वो कमज़ोर है। इनमें कोई 2 आरा नहीं है। पर एक तीसरी चीज़ है कि क्या हम अपने घर में उतनी एनर्जी कंजर्व करते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिकल फैंस वो इस्तेमाल करते हैं जो कम बिजली लेते हैं? क्या हम लेकिन सर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना। अगर आप आम आवाम को देखें तो क्या वो एक नए सिरे से अपने घर का निज़ाम दोबारा से बना सकेगी? क्या हमारी सैलरीज ये सब बर्दाश्त कर सकेंगी? पर इवेंचुअली ये करना पड़ेगा आपको। AC पुराने 11 एम्पेयर लेते थे, उनसे निकलकर 4.5-5 एम्पेयर वाले एयर कंडीशनर पे आना पड़ेगा।
आपको स्पेशली एक बहुत बड़ा टिप ये है कि ये जो टाइम ऑफ यूज मीटर लगे हुए हैं बहुत लोग के घर में, सो शाम 5 बजे से 10-11 बजे तक बिजली का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो अपने टेलीविजन या रेडियो को बंद कर दीजिए। अगर लाइट्स 4 की बजाय 2 पे गुजारा होता है, अगर सनलाइट पे गुजारा करते हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको थोड़ा सा अपने तर्ज अमल जब तक कि इनकम्स बेहतर नहीं हो जाती उसको जरूर तब्दील करना पड़ेगा। काका नजीब साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला बताया सर, और यकीनन आवाम को अपने तय बचत करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जिन पर काबू पाकर हम लोग भी कुछ ना कुछ बचत कर सकते हैं। लेकिन सर हम जब बड़े मसले को देख रहे हैं तो फिर जाहिर है हुकूमत वक्त पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है, अब कुछ गैर रिवायती इकदाम करना पड़ेंगे। जिस तरह से IMF की जानिब से भी अब इंदिया दिया गया है कि आपके जो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर आपने टैक्स नहीं लगाया गया, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, तो अब उनको भी टैक्स लगाना पड़ेगा ताकि वहाँ से ज़्यादा इनकम जनरेट की जा सके। अजीम, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। तर्ज ज़िंदगी तो देखें मेरे पे है, मैं ज़्यादा पढ़ाई करूंगा एक बेहतर इंसान बनूंगा, मैं कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी करूंगा। कई दफ़ा आप ये सोचते हैं कि हम बाहर चले जाएं, 2 दफ़ा जाकर सामान ले आएं, आप अगर 1 दफ़ा लाएंगे तो शायद कोई बचत हो जाएगी। ये तो हम सिर्फ इसलिए रख रहे हैं चीज़ें लोगों के सामने कि कुछ उनको ढारस हो कि क्या किया जा सकता है। बट आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक कलीदी फैसले अब नहीं करेंगे ना, मतलब 3 सेक्टर हैं आपके, रियल एस्टेट, रिटेल एंड होलसेल, और तीसरा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप इन तीनों को अंडर टैक्स रखें और फिर ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान के जो आवाम हैं, जैसे शहरबानो बार बार मुझसे पूछ रही हैं कि उनको रिलीफ है, रिलीफ देने के लिए मुझे कहीं से पैसे लेने हैं और एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इक्वालिटी करनी है। अगर ये लोग भी खुद नहीं मानते, थोड़ी देर हुकूमत तो चले कमजोर है, मैं तो इस पे कोई दो आरा नहीं रखता। मैंने 2 टेबल पर बैठकर खुद ये हमने कोशिश की कि रिटेल पे टैक्स लगाएं, वापस ले लिया, चले कमजोर है हुकूमत, पर क्या उन लोगों पर भी कोई जिम्मेदारी आती है जिन पर 100 रुपए डेली का टैक्स लगा था और उन्होंने उस टैक्स को नाफिज नहीं होने दिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं हम लेने देते। देखिए ना, ये ताली तो दोनों हाथों से बजेगी, ताली दोनों हाथों से बजती है। और देखना ये होगा अजीम कि आपकी, मेरी, हम सब की देखने वालों की जिम्मेदारी है कि हर कोई अपने तौर पर एक बेहतरीन काम करे और इन चीज़ों का ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया आपका खाका नजीब साहब, आपने सुनो पाकिस्तान और ओवरऑल जो सिचुएशन है मईशत की बिलखसूस उस पर अपना तफसीली तज्जिया पेश किया। तो अब शहरबानो हम ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर और मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। और सुनो पाकिस्तान की एक रिवायत है कि हम पाकिस्तान के टैलेंट को ज़रूर शामिल करते हैं और पाकिस्तान के टैलेंट को ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। तो हम बात करेंगे पटियाला घराने के नामवर क्लासिकल गायक असद अमानत अली खान की, जिनकी आज 68वीं सालगिरह है। उन्हें मौसीकी का फ़न अपने वालिद से विरसे में मिला और वो बचपन से ही अपने वालिद से सीखते थे, उनके वालिद ही उनके टीचर। तो आपने अभी कहीं जाना नहीं है, हम एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। बिल्कुल जी, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब हम इस सेगमेंट में बात करेंगे अपने पाकिस्तानी टैलेंट की, नई इजादात की। उससे पहले मैं शहरबानो से ये पूछना चाहूंगा कि शहरबानो, आपको चाय पसंद है? बहुत। हाँ बिल्कुल, बहुत पसंद है मुझे चाय। और चाय के बारे में ये भी कहते हैं कि ये मशरूबात की मुर्शद है, आंखें नहीं खुलती चाय पिए बगैर। मेरे ख्याल से आपके साथ भी यही है। और क्या ही बात हो कि चाय पीने के साथ अगर आप ये कप भी खा सकें, आप मानते हैं इस बात? हमारे मुल्क में ऐसा टैलेंट है, होनहार तालिब इल्म है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ये स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने एक ऐसा कप इजाद किया है कि चाय पीने के बाद उस कप को खाया भी जा सकता है। तो बगैर किसी डिले के इनसे बात करते हैं। हमारे साथ जाहिद हुसैन और मारिया तारेक इस वक्त सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो वेलकम जी आप दोनों को बहुत। सुनो पाकिस्तान में आप लोग आए, अपनी इजाद के बारे में पहले आप ये बताएं। जाहिद, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, बताइएगा ये क्या है ये कप? बेसिकली सर जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपने कहा कि चाय जो है एक हमारे पाकिस्तान कल्चर है, एक मशरूब है। जब सुबह हम उठते हैं चाय पीते हैं, दोपहर होती है ऑफिस वर्क होता है तब भी हम चाय करते हैं, दोस्त के साथ पास जाते हैं तब भी हम यही कह रहे होते हैं यार कोई मीटिंग होती है तो हम चाय पे मिलते हैं, या कहीं ढाबे पे मिलते हैं। इस तरह चाय वाला सीन बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर में पाया जाता है। सर हमने ये सोचा कि जो हमारा डिस्पोजेबल है या प्लास्टिक है, कप है, तो वो यहाँ पे जिस तरह चाय तो बहुत ज़्यादा पी जा रही है,
तो डिस्पोजेबल और प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। उसके सोल्यूशन के लिए हमने ऐसे कप तैयार किया जिसमें कि डिस्पोजेबल और प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट चलाया जा सके। और इसमें ये है कि वेस्टेज इसकी बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल टोटली एडिबल कप है। ये। ठीक है मारिया, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया? चाय पीने का आइडिया तो आता ही है और हम जो जर्नलिस्ट हैं हम तो चाय के बगैर कहते हैं हमारी आंखें नहीं खुलती, लेकिन चाय पीने का आइडिया तो ठीक था। कप खाने का आइडिया कहाँ से आया? कितने लोग थे आपकी टीम में और कितना वक्त लगा ये सब बनाते हुए? मारिया, आप सुन पा रही? जाहिद से पूछ लेते हैं। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, यही सवाल आपसे करना चाहेंगे यार। हम तो हैरान ये इस बात पे हो रहे हैं कि ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ। वैसे अच्छा आइडिया आपका कि जो माहौलियाती आलूदगी है प्लास्टिक से जितनी ये फैलती है उसमें भी कारआमद है काफी। ये बताइएगा कि आइडिया कैसे आया और फिर कितना अरसा लगा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए? आइडिया जिस तरह हम बेसिकली हम चाय पीते हैं या हम जैसे जिस तरह मैं जनरली बताऊं तो मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और मैं जिस तरह हम सफ़र भी करते हैं, ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, एयरपोर्ट्स पे जा रहे होते हैं या स्टेशन से हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कैंटीन होती हैं स्टेशन में, तो वहाँ पे कप और प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ हो रहा होता है। जो भी चीज़ सर्व की जाती है वो आपको एक कप में सर्व की जाती है या प्लेट में सर्व की जाती है डिस्पोजेबल में। तो हम जिस तरह जितना वेस्टेज हो रहा था और जितने फैक्ट्स और फिगर इसके थे तो जाहिद ये बना किस चीज़ का मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि ये तो बताएं वैसे ये मटेरियल क्या है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? मटेरियल सर इसका टोटली हाइजीनिक है बिल्कुल और सेहत के लिए बिल्कुल मुफीद है। जिस तरह हम बाकी अज्जा से चीज़ें बनी हुई खाती होती हैं बेकिंग मटेरियल के, टोटल हाइजीनिक और इस तरह कोई नुकसान के लिए अच्छा साहिला कि ये बड़ा ईडेबल भी है, हम इसको आसानी से खा भी सकते हैं, तो हाइजीन का कोई इशू नहीं होगा इससे? बिल्कुल। और ये भी साथ साथ मैं जानना चाहता हूँ कि ये मार्केट में कब दस्तयाब होगा, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी थोड़ी जो माहौलियाती आलूदगी फैल रही है उसको बचाएं और मौसम को बेहतर करने में हम भी अपना कोई किरदार अदा करें और हम भी ऐसे कप खरीद सकें। और मुझे ऐसे लग रहा है अजीम कि मैं अभी इसको खा भी जाऊंगी। नहीं ये आपने नहीं खाना क्योंकि आप भी बहुत जरूरी हैं इस प्रोग्राम के लिए। भी आपने एक अपने खाना। सुनो, पाकिस्तान में कब भिजवाएंगे आप कप? बहुत जल्द मैम, हम खुद इस चीज़ को चाह रहे हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की सपोर्ट भी मिली है। इस तरह नेस्ले ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया था, उसने भी कहा था कि हमें आप प्रोडक्शन करके दें। तो हम जस्ट जो हमें डिले हो रहा है जिस चीज़ की लेट हो रही है तो हम जस्ट मशीनरी की, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं तो हमारे पास इतना एक फंड नहीं होता या हम इतना खुद जितनी इन्वेस्टमेंट है हम उससे मशीनरी होती है, उसके 2 मशीनरियाँ या मटेरियल्स हैं तो उसकी बेस पे हम जस्ट डिले हो रहे हैं। बाकी जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी जो हम काम है इस पे हम कंप्लीट कर चुके हैं और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं और ये सारी वेरी नाइस जाहिद, बड़ा यूनिक आइडिया। मुझे ये बताएं कि अगर अब इस कप को देखें तो बड़ा हमें चॉकलेटी सा लग रहा है, इसका टेस्ट जो है वो चॉकलेट की तरह का है? मैम देखिए, जिसके चॉकलेट भी हो सकता है, डिफरेंट फ्लेवर्स में इसके हमने डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं इसमें, बड़ा यूनिक और बहुत डिफरेंट सा आइडिया ये, और हमें पसंद आया आपका ये आइडिया। बहुत शुक्रिया कि आपने साहिब, आपको एक तो मुबारकबाद देते हैं कि आपने इतना यूनिक जो आइडिया है वो फ्लोट किया और उस पर काम किया और उस पर कामयाबी भी हासिल की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप मजीद प्रोजेक्ट्स पे काम करें और अच्छी अच्छी इजादात लेते आएं जो सब इंसानों के लिए भलाई का काम। इसके अलावा डिफरेंट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक ये प्लेटफॉर्म है कि वो इस तरह की चीजें लेके आ सकते हैं। लेकिन इससे बहुत इंटरेस्टिंग खबरें मजीद आएंगी। अभी वक्त हो गया ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और बड़ी ज़रूरी बात करनी है, मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम ने अंगड़ाई ली है और बारिश का सिलसिला भी रुकता अभी दिखाई नहीं दे रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल भी मजीद बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये जो सिलसिला है 26 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है और आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खित्ता पोटोहार, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो बारिश से लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी के जो चंद नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। जो बालाई इलाके हैं वहाँ लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। और बारिशों के साथ हम ये भी देखते हैं कि मौसम तब्दील हुआ है और सर्दियों के मौसम का बाकायदा अब आगाज़ ऑलमोस्ट हो ही गया है। और माहिरीन ये कहते हैं कि जी मुल्क के जो कई इलाके हैं वहाँ पर जैसे ही सर्दियों की आमद हुई है उसके बाद से हम ये भी देखते हैं कि जो वबाई अमराज हैं वो सर उठाना शुरू कर देते हैं। बिलखसूस अगर हम बात करते हैं वादी नीलम के, वहाँ पर जो साल की पहली बर्फबारी है
वो हुई है। और चिलास और दियामीर के जो सियाहती मकामात हैं वहाँ पर भी पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि शहर बानो इस बात की क्लियर जो है वो इंडिया दे रहा है कि अब प्रॉपर वेदर चेंज हो गया है, सर्दियाँ आना शुरू, और फिर सर्दियाँ आते ही वबाई अमराज आना शुरू हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी इस टाइप के मसाइल जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स आज स्टूडियो में मौजूद हैं। माहिर ग़ज़ाइयत हमारे साथ डॉक्टर ज़रताश साहिबा और ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अली रज़ा साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मौसम की बात हो रही है, मौसम की तब्दीली की बात कर रहे हैं हम, तो डॉक्टर साहब आप सवाल पूछूंगी सबसे पहले, क्योंकि पहले बीमारी की तरफ आएंगे, उसके बाद फिर मैं ग़िज़ाइयत की तरफ आऊँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं, या फिर हम बीमारी में जो है वो उससे ज़्यादा हमें इम्यून सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। तो चूँकि आप ENT हैं, तो जब ये मौसम तब्दील होता है, मेरे साथ जो मसला है वो ये है कि गला बड़ा ख़राब होता है। अगर हम आजकल की बात करें तो आशोबे चश्म आया हुआ है, आंखों का इन्फेक्शन है, नाक का, गले का, तो इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है मौसम की तब्दीली से, ये बताएं। और दूसरा ये बताएं कि क्या वाकई जो जब मौसम तब्दील होता है तो मरीज़ जो है उनकी तादाद बढ़ जाती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा जी कि जब मौसम चेंज होता है तो मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो ही मौसम चेंज होता है हम उसके साथ समटाइम्स उतना फास्टली अडेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। लाइक ठंडे पानी का इस्तेमाल ख़त्म नहीं किया जाता है, गर्मियाँ चली जाती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं। ये जो इक्विनॉक्सेस होते हैं जब वेदर चेंज होता है, जैसे ख़ज़ां का ये जो सीज़न है 21 सितंबर से ये चेंज हो जाता है, तो इसमें आपको अपने कपड़े का इस्तेमाल उसे चेंज करना होता है, AC का इस्तेमाल उसको मैनेज करना होता है। उसके अलावा आपका जितना एनवायरनमेंट है, फूड का जो है तरीक़ाकार उसे बदलना है। लस्सी चल रही है तो वो चलती जा रही है। और इसके अलावा जनरली भी वायरल जो है डिजीज़ वो ज़्यादा हो जाती हैं इन दिनों में, नाक कान गला की भी, आँखों की भी, और बाकी भी जितनी भी जहाँ जहाँ गीली मेम्ब्रेन है, मुँह है, नाक है, हलक है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती हैं। क्योंकि एक तो वायरस जो है उसके नए स्ट्रेन आ रहे होते हैं, मतलब वो अपने आप को टाइम के साथ साथ रेप्लिकेट कर रहा होता है, अपने आप को इस तरह बना रहा होता है कि वो ज़्यादा वीरुलेंट हो, और ये टाइम होता है जब हमारी भी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर फिर इस तरफ ले जाती हैं। तो इसमें जो लोग घरेलू टोटके करने की कोशिश करते हैं उनको आप क्या कहेंगे, कर लें? हाँ, हमने कभी इस चीज़ को मना नहीं किया है। अनटिल अनलेस कि कोई चीज़ जो नेचुरल कोई कर रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। कावा पी रहा है कोई अपना फूड को, बल्कि मैंने भी यही बात की है, टोटकों की बात की है कि आपको सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। दवाई है उसकी बारी तो बाद में आती है जब डिजीज़ हो जाती है। जी जी। तो आपने पहले अपने आप को खुद बचा के रखना है, उसको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। और जब हम भी अपने आप को डिवाइड करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को, तो सबसे पहले ये भी प्रिवेंशन की बात करता है, फिर ये एक्यूट मैनेजमेंट पे जाता है। जी बिल्कुल। ज़रताश साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है और वायरल इन्फेक्शन अब बढ़ेंगे ऑब्वियसली, तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खाकर हम लोग अपनी बचत कर सकते हैं कि हमें महंगी महंगी दवाइयाँ ना खरीदनी पड़े? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम लोग न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली अ प्रिवेंशन। हम डाइट को क्योर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम डिजीज़ को प्रिवेंट करवा रहे होते हैं। और अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि हेल्थ इतनी अच्छी हो और प्रिवेंट हो जाए, जल्दी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर दें हम लोग। उसके लिए हमारी टर्म्स जो न्यूट्रिशन है उसमें एक टर्म यूज़ होती है इम्यूनो न्यूट्रिशन। इम्यूनो न्यूट्रिशन वो कहती है कि आपकी वो चीज़ें, वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो आपकी 3 चीज़ें हैं। एक आपकी आर्जिनिन है जो आपको प्रोटीन से मिल रहा है, एक आपके ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, जितने भी आपके फैट बेस्ड चीज़ें हैं, जितने भी आपके ऑयल्स हैं उनसे मिल रहा है, और तीसरी चीज़ होती है आपके न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली हमें मिल रहे होते हैं जिन्होंने हमारे DNA RNA को बनाने हैं, जिसने हमारे T सेल्स, जब कोई बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो T सेल्स उससे फाइट करते हैं, वो हमारी बॉडी की आर्मी है। तो बेसिकली वो हमें मिलता है प्रोटीन से। तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स रखने चाहिए, जैसे आप यखनी हो गई, कीमा हो गया, दालें हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा सूप्स हो गए। दाल का सूप भी ले सकते हैं, यखनी कोई भी टाइप का आप सूप ले सकते हैं, उसमें एग वाइट्स आप डाल सकते हैं। एग वाइट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। और इसके साथ साथ फिर आपने दूसरी चीज़ लेनी होती है आर्जिनिन। आर्जिनिन बेसिकली हमारी बॉडी तो बना रही है, लेकिन स्ट्रेस कंडीशन में वो कम बनाती है। तो उसको फ्यूल अप करने के लिए फिर आपको एक्सटर्नली आर्जिनिन लेना है, वो भी अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन से मिलना है। और तीसरी चीज़ आ जाती है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिसने DHA, आपका EPA, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा रहा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट करवा रहा होता है। ये सारी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप बड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज में बता रही हैं। हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं, अब देखिए जो तो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समझ आ जाएगा कि अमाइनो एसिड और ओमेगा 3 इनके सोर्सेज क्या एक्सटर्नल, मतलब जो घर में ग़िज़ाएं अवेलेबल हैं वो कौन सी खानी चाहिए? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के जो घर में ग़िज़ाएं हैं वो सारे आपके तिल हैं, जैसे सफ़ेद तिल है, काले तिल हैं, कलवंजी है,
आपके पास पम्पकिन सीड्स हैं, कद्दू के बीज जिन्हें हम कहते हैं, अलसी के बीज Seeds हमें खाने चाहिए normal routine में। सीड्स की रिकमेंडेशन ये है कि 1 टेबलस्पून अ डे आप ले सकते हैं और ये आपको इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं दैट यू कांट इवन इमेजिन। तो बहुत अच्छे हैं। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल आप सूप्स में डाल सकते हैं, सैलड्स पे डाल सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं, जूसेस में डाल सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स कि आपने इम्यूनो न्यूट्रिशन लेना है। वैसे इम्यूनो न्यूट्रिशन मार्केट में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ऑरल इम्पैक्ट साशेज। वो हम अगर कोई भी सर्जरी है तो हम 5 डेज पहले देते हैं और पोस्ट सर्जरी में भी 5 डेज दे रहे हैं। इट इज़ बेसिकली ऑफ नेस्ले हेल्थ साइंस। तो ये मैं दे रही हूँ पेशेंट्स को और इट हैज़ वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट। हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, मतलब जितनी भी सोसाइटी दुनिया में है, एस्पेन ईस्पेन आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम, तो वो भी रिकमेंड करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मैं तो अपनी आज आपकी इस गुफ्तगू से मैं तो अपनी ग़िज़ा में जो है ना सीड्स को शामिल करने लगी अजीम। बिल्कुल, इसके बाद जाकर मैं शॉपिंग करूँगी और सीड्स लूँगी। तो डॉक्टर साहब आपके जाने मांगूंगी मैं, क्योंकि हम सारे लोग जितने भी अगर बात करें यंगस्टर्स की, तो फिजी ड्रिंक्स पे बगैर गुजारा कोई नहीं होता। मैं खुद भी ऐसी हूँ। तो मौसम तब्दील हो रहा है, वैसे तो बड़े ख़तरनाक है फिजी ड्रिंक्स। मौसम की तब्दीली में क्या हमें इस्तेमाल करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फिजी ड्रिंक्स तो होने ही नहीं चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो माइट भी के इस चीज़ को बुरा भी मनाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मीडिया इसको प्रमोट कर रहा होता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना आपकी, इवन के फार्मास्यूटिकल भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। तो इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, इनको लिंक किया जाता है विद इमोशंस और फिर ये इसको मार्केट में दिया जाता है। तो बिल्कुल भी नहीं। आप देख लें, जब ये चीज़ें नहीं थी तो ह्यूमन हेल्थ अच्छी थी। बिल्कुल। आप 1940 के इरा में जाएं तो लोग कहते हैं कि तब लोग मोटे नहीं होते थे। मैं तो तब नहीं था, लेकिन कुछ पिक्चर्स शेयर होती हैं सोशल मीडिया पे, लोग वाकई उसमें स्लिम है। ठीक है ना। अब आप देखें, आपका जो है फास्ट फूड है, सारे खा रहे, हम भी खा रहे हैं। लेकिन तब लोग जो थे वो पैदल वॉक भी करते थे। अब तो वॉक बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है ना, अब हम आ गए हैं, साइकिल हमने छोड़ दी है। ये भी वजह हो सकती है, ये भी फैक्टर। वैसे डॉक्टर साहब आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा? नहीं, मैं गुड वन। मैं सादा पानी पीता हूँ, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा गर्म हो तो वो ज्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगे से आप कहने लगे थे, कोई चाय पीता नाम लेने लगे थे शौक से, लेकिन जो है फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम लोग जब बात कर रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं जब वेदर चेंज होता है, तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं कि जो कंटेजियस भी होते हैं। जैसे आजकल हमने आई इन्फेक्शन जो एक चल रहा है, तो ये क्या सीन है? ये जब वेदर चेंज होता है, इसकी जो कंटेजियस जो वायरल का एक एलिमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, या सर्दियों में अमूमन जो कंटेजियस वायरल है उनकी वैसे तादाद ज़्यादा है, वो वायरस ज़्यादा सर्वाइव करता है? मैं इसका आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो वायरस मोस्टली कंटेजियस होते हैं, इसे हम कहते हैं एरोसोल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या के मोड जो है कि सांस के रास्ते जो इन्फेक्शन या वायरस ट्रैवल कर जाता है, और ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमारे सांस में या स्नीज में। एक्चुअली जब मौसम चेंज होता है ना तो कफ आती है लोगों को और छींक आती है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर और है, अंदर और है। जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा लोग छींकेंगे, स्नीज करेंगे। अब ये एक एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में कोई स्नीज करता है तो फिर उसके चांस बढ़ जाते हैं लोगों को इन्फेक्ट बाकियों को करने के। तो क्या मास्क पहनना चाहिए? पहन सकते हैं, क्यों नहीं, अच्छी चीज़ है। तो ज़रताश आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि हमारी मदर्स जो है मॉर्निंग शो देख रही होती हैं, तो उनका एक ही सवाल है कि मौसम तब्दील हो रहा है और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि छींक और ये सारा मामला, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, तो बच्चे छोटे जो हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो कैसे बच सकते हैं? ऐसी कौन सी ग़िज़ा उन बच्चों को दी जाए कि वो मौसम की तब्दीली के असरात से महफूज रहें? अच्छा, वैसे तो आपको पता है कि कैफ़ीन जो है, जो हम चाय कॉफ़ी वगैरह से लेते हैं, ज़ाहिर बात है हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है, लेकिन कैफ़ीन को अगर एक अमाउंट में लिया जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये एक ब्रोंकोडायलेटर है जो हमारी सांस की नालियों को खोलता है। तो जब भी फ्लू होती है, कफ होती है, तो सांस की नालियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं या उनमें रेशा पड़ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में, छींकें, ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो उसको खोलने के लिए हमें कैफ़ीन की अमाउंट बॉडी में थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। उसके लिए बच्चों को दूध पत्ती दी जा सकती है, ग्रीन टीज़ दी जा सकती है। छोटे बच्चों को दे सकते हैं दूध पत्ती दे सकते हैं, ग्रीन टी दे सकते हैं छोटे बच्चों को, कहवा जिसमें हम दालचीनी डालते हैं, सौंफ डालते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं। मतलब इस तरह के टोटके, घरेलू टोटके। और तीसरी चीज़ है शहद। शहद का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कितनी एज से इस्तेमाल करें शहद? ये हमें शहद इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि पैदाइश पे भी शहद खिला रहे होते हैं, तो थोड़ा सा बैक्टीरिया का मसला आ जाता है कि बच्चों का मुंह पक जाता है, ये हो जाता है। वैसे तो 2 ईयर्स से अब बच्चों के लिए सेफ़ है। हर चीज़ एक अमाउंट में अगर यूज़ की जाए तो सेफ़ है। बच्चों के लिए टीस्पून या बिल्कुल टीस्पून का भी आप हाफ़ कर दें 2 साल से कम उम्र बच्चे के लिए तो सेफ़ है। बड़े बच्चों के लिए आप 1 टीस्पून दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
तो शहद वाला कहवा हो गया, दालचीनी का कहवा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कैफ़ीन हो गई, या आप कह लें जूसेस हो गए, फ्रूट जूसेस भी आपके फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जिसने आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इन चीज़ों से हम बचे रहेंगे। और साथ में कैफ़ीन का इस्तेमाल है। और जितने भी वार्म लिक्विड्स हैं, जैसे मैंने बताया पहले भी, यखनी हो गई, उसमें हम एग वाइट्स डाल दें, सूप की फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं, तो बच्चे ये भी बड़े शौक से खा लेते हैं। सूप तो बच्चे पी लेते हैं शौक से, तो ये हम दे सकते हैं बच्चों को। और बाकी अंडे की सफ़ेदियों का इस्तेमाल बच्चों के लिए तो जर्दी भी बेहतरीन है, मुफीद है। बच्चों को जर्दी वाला अंडा देना चाहिए, हाफ बॉयल एग देना चाहिए, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट इतना लॉस नहीं होता। अच्छा ज़रताज साहिबा, अब वो लोग के जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से उलझ रहे हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, डायबिटीज़ वाले लोग हैं, तो ऑब्वियसली जब वेदर चेंज हो रहा है तो उसके साथ वायरल इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के लोग किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख सकते हैं? इस तरह के लोग प्रोटीन अपना अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का मसला आता है ना, तो हमारा ज़्यादा मसला आ रहा होता है कार्बोहाइड्रेट, जो गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं, वो आपकी शुगर को स्पाइक कर रही होती हैं। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अभी आपने कहा, ये स्पाइक कर रहा होता है, तो आपने उनको बंद करना है। अब अपना प्रोटीन अच्छा कर सकते हैं, मतलब चिकन का कीमा ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर एज वेल। फाइबर भी देगा, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में हमने बॉडी में फाइबर ज़्यादा करना है, तो फाइबर आपको फ्रूट जूस पीने के बजाय शुगर के पेशेंट को चाहिए कि वो फल खा ले, छिलकों के समेत खा ले, क्योंकि छिलकों में जितना फाइबर है उतना फल के अंदर नहीं है। तो छिलकों वाले फल जो है वो छिलकों के साथ खा लें, और कोई फल उन्हें मना नहीं होता। मैंने बहुत देखा, ये बहुत कॉमन है कि डॉक्टर्स जो हैं वो केला बंद कर देते हैं, आम बंद कर देते हैं। क्यों बंद करें? बिल्कुल, विटामिन सी रिच है, फास्फोरस है सबको। जी एग्जैक्टली, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए फास्फोरस जितना ज़रूरी है उतना हमारे लिए नहीं है। उसको 2000 मिलीग्राम पोटाशियम लेना है, और अगर वो दिन में 4 केले खा लेता है तो उसका पोटाशियम पूरा हो जाता है। ज़रताज साहिबा, टाइम थोड़ा कम है, बहुत शुक्रिया आपसे। सर मैं पूछूंगी कि क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं गुलाबी आंखें, जो आशूबे चश्म है, हर दूसरे बंदे को ये हुआ है, उससे बचने के लिए ऐसे कौन से ड्रॉप्स हैं जो आप बता सकें, और ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे हम उससे बच सकते हैं? एहतियाती तदाबीर तो इसमें यही है कि वाइजर्स, ग्लासेस, अगर आप जा रहे हैं ऐसे एरिया में, सन ग्लासेस या सिंपल 0 नंबर के आप पहन सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे गैदरिंग हो सकती है, आपको वहाँ से इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, अपनी आंखों मत मलें। अगर आपको इवन की इचिंग भी है तो आंखों को हाथ न लगाएं, और जब भी आपने मुंह धोना या आंखें, तो आपके हाथ अच्छे तरीके से क्लीन हो। ड्रॉप्स के लिए मेरा ख्याल है कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, जो कि आंख के सर्जन, आई सर्जन है। और टिल द टाइम जितना मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है, उसमें वो भी यही चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉप्स दिए जाएं, वेट किया जाए और उसको क्लीन रखा जाए आंख को। तो यही। और वैसे जो इस बीमारी में है, जो इस बीमारी का शिकार हैं, क्या उनको प्रॉपर क्वारंटीन करना चाहिए, या वो ग्लासेस लगा के हमारे बीच में फिर रहे हैं लोग, हमारे साथ हैं? ऐसा नहीं है कि क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं, क्वारंटीन के लिए पूरा क्राइटेरिया होता है। बिल्कुल। हाँ, और क्वारंटीन से वैसे भी सब लोग डर चुके हैं। आखिर में मैं छोटा सा सवाल पूछूंगी आपसे, कोई ऐसा पेशेंट जो आके, क्योंकि आपने इससे पहले कहा कि हमें बचना चाहिए स्नीज से, तो कोई ऐसा पेशेंट जो आपके मुंह पे आके छींकता हो, ऐसा भी हुआ कभी? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो रहा होता है। बीइंग ENT स्पेशलिटी और पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में भी काम करते हुए, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। तो बहुत ज़्यादा हम इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन अब उसके लिए हमने कुछ मेजर्स कर लिए होते हैं, या कि हमने अब अपना सम टाइम जो एग्जामिनेशन बेस है उन्हें इस तरह कर लिया है कि हम जब खड़े हों तो पेशेंट और हमारे दरमियान फासला ज़्यादा हो। जब हमने उनके करीब जाके उन्हें एग्जामिन करना है, तो तब हम फिर अपना गेयर पूरा कर लेते हैं। मास्क, ग्लासेस ऑलरेडी मेरे पास मैं पहनता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि और फिर फौरन उसको हम क्लीन करते हैं। बिल्कुल, आपका तो काम है सर, आप तो मेडिकल फील्ड में, ना सिर्फ आपको बल्कि हर आम आदमी को भी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। वेदर चेंज हो रहा है तो वायरल इन्फेक्शन बढ़ेंगे, तो अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करें, अच्छी खुराक खाएं, और साथ साथ जो हमारे डॉक्टर साहब ने आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं वो आप करें, और मास्क ज़रूर पहने अगर तो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जैसी शिकायत है। डॉक्टर ज़रताज साहिबा, डॉक्टर अली रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और शहर बानो, बिल्कुल, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे इंशाल्लाह। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि है शहरनामा, जिसमें हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में आपको बताते हैं और दिखाते हैं। आज एक अहम दिन है, सूफी बुजुर्ग शायर रहमतुल्लाह अलैह वारिस शाह की आज उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है, और मुल्क भर से ज़ायरीन बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। वारिस शाह को पंजाबी ज़बान में जो मकाम हासिल है, वो इससे पहले अजीम किसी शायर को हासिल नहीं हुआ। शहर बानो 225 में उसकी तकरीबात का आगाज हुआ है बाकायदा, और इसी मुनासिबत से जो मकामी फोक गुलकार हैं वो हीर पढ़ रहे हैं। हम अपने नाजरीन को बराह रास्त लिए चलते हैं और वो दिखाते हैं।
ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਲਿਦਰਾਂ ਤੋੜੀਏ ਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਬਲਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਈਏ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾ ਮੋੜੀਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਫਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਜੋ ਮੰਗ ਲੈ ਸਾਥੀ ਗੋਰੀਏ मतलब सब जहान पूरे तकदीर अल्लाह ना मोड़िए नी ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੇ ਕੌਣ ਕੇ ਕਦੋਂ बुझामदाई देवां चूरियां क्यों दे बाल दिवे हो वारस शाह जे सुना मैं आमदा वाह वाह वाह, क्या बात है जी। बड़ी शानदार जो फोक गुलकार हैं उन्होंने हीर पढ़ी है पीर सैयद वारिस शाह की, और यकीनन इसमें कोई शायबा नहीं है कि उन्हें पंजाबी का शेक्सपियर भी कहा गया है। तो आज सुनो पाकिस्तान की जानिब से एक खास ट्रिब्यूट उस हस्ती के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी प्रोग्राम बाकी है, हम वापस आएंगे और मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। जहां दुनिया भर में नित नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो रही है, नई नई इजादात हो रही हैं, तो वहाँ टेक्नोलॉजी को जो पसंद करते हैं सारा फिर उनके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान भी अब इस दौर में दाखिल हो चुका है बाकायदा तौर पर, और आईटी का जो शोबा है उसमें पेशरफ नजर आ रही है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने 5G के इजरा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। निगरान वजीर आईटी डॉक्टर उमर सैफ ने 5G के इजरा के लिए PTA और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी हैं। वजारत आईटी के मुताबिक 5G की नीलामी से हुकूमत को करोड़ों डॉलर्स मिल सकते हैं और स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द होने का इम्कान है। पाकिस्तान की मोबाइल कंपनियां इस वक्त 367 मेगाहर्ट्ज के करीब स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि रिफॉर्मिंग से दस्तयाब स्पेक्ट्रम की नीलामी से ये हुजम
600 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा। वैसे शहरबानो अगर बिल्कुल, आम 5G अल्फाज में अपने नाज़रीन को हम ये बताएं 5G टेक्नोलॉजी का मेजर एडवांटेज क्या है, तो इसकी स्पीड इतनी तेज होने वाली है कि आपका तकरीबन 5 GB का या 50 GB का गालिबन जो डेटा है वो आप सिर्फ 2 मिनट में विद इन मिनट्स आप लोग डाउनलोड करेंगे डाउनलोड भाई। कर सकते। तो 5G टेक्नोलॉजी का ये बड़ा एडवांटेज होने वाला है। दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं वैसे जो इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें से बिल्कुल। हमसाया मुल्क हमारा जो भारत है वो भी है इस फहरिस्त में शामिल। वो इस टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठा रहे हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी चाहिए उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं और उससे जो पैसे हैं वो बना रहे हैं। तो अब पाकिस्तान भी रेस में जो है वो पाकिस्तान का भी शुमार हो चुका है। और फाइनली और शुक्र है देर आए दुरुस्त आए। हमने 5G यूज और करेंगे। बिल्कुल, और ये हमारे जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डॉक्टर उमर सैफ, खराज तहसीन इनको हम पेश करते हैं। वैसे मैं इनका जो हूँ कह लूँ एक फैन, सॉर्ट ऑफ फैन इस तरह से कि ये टेक्नोलॉजी की हमेशा जो बात करते हैं वो एक प्रोग्रेसिव वे में करते हैं। मैंने इनके जो ट्विटर अकाउंट है, जो एक्स अकाउंट के ऊपर इनकी मैंने अक्सर देखता रहता हूँ, इनके जो ट्वीट्स हैं उनको फॉलो करता हूँ। ठीक है अजीम, आप इनको टेक्स्ट कर लीजिएगा और कहेगा कि आप इनके बहुत बड़े फैन हैं। हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान में 5G लेके आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और खबर है, वो भी बता दूं मैं आपको कि YouTube की जानिब से एक नया ऐप मुतारिफ करवाया जा रहा है YouTube क्रिएट के नाम से, जो कि मुकाबला किया जा रहा है टिकटॉक से, जिसपे शॉर्ट्स वीडियोस आप अपलोड कर सकेंगे। आप एडिटिंग ऐप है बेसिकली ये, आप अपनी वीडियोस बनाएं, उस पे आप एडिट करें, बासानी एडिट कर सकेंगे, कैप्शन दे सकेंगे, ऑटो कैप्शनिंग आएंगी, क्योंकि अमूमन लोगों को इस चीज से मसला होता है कि हम कैप्शन क्या दें। उसके अलावा सॉन्ग्स आप उस पे लगा सकते हैं। आपको शहरबानो मसला हुआ कभी एडिटिंग करते हुए वीडियोस? और ये नहीं, मुझे मसला नहीं हुआ, मैं तो सीख चुकी हूँ, प्रो हो गई हैं। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है क्योंकि हम सबको अब अपनी वीडियोस जो हैं वो अजीम फीकी लगती हैं सॉन्ग्स के बगैर, तो इस ऐप में आप सॉन्ग्स भी लगा सकते हैं और फिल्टर के बगैर तो वैसे ही जिंदगी बेरंग सी है। मुझे इस सारी सूरत हाल से जो पिक्चर वाजे होती है शहरबानो वो ये हुई है कि बेसिकली पहले हम लोगों को मुश्किल से कोई एडिटर डाउनलोड करना पड़ता था, फिर उसको प्रैक्टिस करके सीखना पड़ता था ट्यूटोरियल्स देख के यूट्यूब से। तो अब यूट्यूब के अंदर ही इटसेल्फ एक ऐसी ऑप्शन दे देंगे कि जिसके अंदर ये सारी जो सहूलतें हैं वो होंगी और आप इनको इस्तेमाल करते हुए, इन फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियो बड़े बेहतरीन तरीके से एडिट कर पाएंगे। और अजीम वैसे भी हमारी जिंदगी जो है अब वो फिल्टर्स के बगैर बेरंग सी है तो इसमें वो फिल्टर्स भी दे रहे हैं कि आप अपनी पसंद का फिल्टर लगाएं, अपनी पसंद का म्यूजिक लगाएं और ऑटो कैप्शनिंग होगी आपको ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग हैं उनको शौक होता है कि अंग्रेजी जो है वो अच्छी से लिखें, तो आप वहां पर लिखेंगे कि हमें ऑटो कैप्शन अंग्रेजी में दें तो वो आपको खुद ही अंग्रेजी में ऑटो कैप्शन दे देगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि हम लोग कई बार जब आप ओरिजिनल कंटेंट अपना यूट्यूब के लिए क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको ओरिजिनल म्यूजिक भी चाहिए होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपीराइट्स इशू आ जाते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं अलबत्ता ऐसे जहां से आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिलता है, लेकिन हर किसी को वो पता नहीं है। तो इस ऐप यानी कि अंडर द वन रूफ आपको एडिटिंग का भी सारे फीचर्स मिल रहे हैं और आपको रॉयल्टी फ्री म्यूजिक भी मिल रहा है। इसके साथ साथ अब देखना ये होगा कि आखिर ऐसी कौन सी तब्दीलियां, ऐसे कौन से नए ऐप में कोई नई चीज दी जाएगी जिसकी वजह से लोग टिकटॉक से क्रिएट यूट्यूब की तरफ भाग कर आए। और मजे की बात यह है कि ये ऐप बिल्कुल फ्री है। तो मेरे ख्याल से ये इट्स अ गुड थिंग ना कि मतलब आप ऑलरेडी जो वो लोग वो सार्फिन चैनल्स अपने रन कर रहे हैं या फिर दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो अब उनको ज्यादा जो है वो खुआरी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल लेकिन स्टार्ट में ये पाकिस्तान में ये ऐप नहीं मिल रहा। ये ऐप जो मिल रहा है वो अमेरिका में है, बरतानिया में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है और उसके अलावा भारत में भी ये ऐप है। फिलहाल पाकिस्तान में नहीं है, सिंगापुर में भी दिया जाएगा। पाकिस्तान में भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ऐप मुतारिफ करा दी जाएगी। लेकिन हम पाकिस्तानी प्रो हैं इस चीज के कि हम प्रॉक्सियां लगाकर ऐप ले आते हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से प्रॉपर अंदाज में जब ये ऐप आ जाएगी तो उसको इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हमारा वक्त खत्म हो चुका है इसी प्रोग्राम का, तो हमें आज के लिए आप इजाजत दें। बिल्कुल, कल हम हाजिर होंगे नई स्टोरीज के साथ, नए गेस्ट के साथ और नए चेहरों के साथ, तो नहीं नए कपड़ों के साथ और नए दिन के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।